स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 2 की लास्ट क्लास में हम लोग विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के बारे में देख रहे थे, जिसमें कुछ टाइप्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, जैसे पिछड़े वर्ग के या मंद बुद्धि या मंदित बालक जो थे, इन सब के बारे में देख लिया था। आज हमने देखना है जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, मतलब किसी प्रकार से पिछड़े होते हैं, शारीरिक उनमें कोई दोष होता है, उनके बारे में देखना है। तो हमने देखना है कि ऐसे बच्चों के कितने टाइप्स होते हैं और उनमें क्या क्या डिसेबिलिटीज़ होती हैं और कैसे उनके डिसेबिलिटीज़ को साथ में लेते हुए उनको शिक्षा प्रदान की जाए। तो उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चे या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों का अर्थ क्या होता है। इन्हें शारीरिक बाधित या अक्षम या असमर्थी एवं अपंग भी कहते हैं। ऐसे बच्चों में शारीरिक दोष होता है और कार्य क्षमता भी कम होती है। मतलब ऐसे बच्चे जो होते हैं जो किसी प्रकार से शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, उनमें शारीरिक दोष होने के साथ साथ कभी कभी मानसिक दोष भी हो जाता है। वे व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों का निर्वाह नहीं कर पाते, मतलब जो भी कार्य होते हैं उनके आसपास सामान्य कार्य कभी कभी जनरली वो भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे बालक या बालिका का कोई ना कोई अंग दुर्बल होता है, जिससे वे अपनी सामान्य क्रियाएं नहीं कर पाते और उसे आंशिक शारीरिक अक्षम भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब उनमें जो आसपास के अपने थोड़े से जरूरी काम होते हैं, अपने पर्सनल काम भी, वो भी करने में अक्षम होते हैं, इतने ज़्यादा शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। लेकिन कभी कभी थोड़े से अक्षम होते हैं तो वो अपने कुछ कार्य कर लेते हैं। मतलब ये जो शारीरिक अक्षमता होती है वो दो टाइप की होती है, या तो पूर्ण रूप से हो या फिर थोड़ा कम हो, मतलब आंशिक रूप से हो। ऐसे बच्चों में समायोजन संबंधी समस्या होती है। मतलब जब उनमें कोई किसी प्रकार का शारीरिक दोष होता है तो वो अपने समाज से, आसपास के वातावरण से ठीक से समायोजन नहीं कर पाते हैं। दिव्यांगजन के को एक नोट पॉइंट है, दिव्यांगजन के समग्र कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन यानी समान अवसर अधिकार संरक्षण व पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 में पारित किया गया, जो 7 फरवरी 1996 से संपूर्ण भारतवर्ष जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर में प्रभावी है। एक दिव्यांगजनों यानी जो भी फिजिकल रूप से डिसेबल बच्चे हैं या फिर जो भी जनसामान्य हैं, उनके लिए एक समग्र मतलब पूरे भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिनियम पारित किया गया था 1995 में, जो कि 7 फरवरी 1996 से पूरे भारतवर्ष में लग गया, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इसमें कुल 14 अध्याय और कुल धाराएं 74 हैं। 74 धाराएं और 14 अध्याय हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इसी अधिनियम की धारा 2 ना में निःशक्त या दिव्यांग व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। मतलब जो दिव्यांगजन हैं या फिर दिव्यांग बालक हैं, उनकी परिभाषा धारा 2 ना में दी गई है। ना पार्ट में इसके धारा 2 में दी गई है। अब शारीरिक विकलांगता का वर्गीकरण देखते हैं। इनको 4 टाइप से वर्गीकृत किया जाता है शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को। एक दृष्टि बाधित, दूसरा श्रवण बाधित, तीसरा वाणी बाधित, चौथा अस्थि बाधित। तो आज हमने सबसे पहले देखना है दृष्टि बाधित बालकों के बारे में, जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन होते हैं, यानी जिनको किसी प्रकार से देखने में कोई दिक्कत होती है, या तो आंशिक रूप से हो या फिर संपूर्ण रूप से हो। अब दृष्टि बाधित बालकों का अर्थ देखते हैं। ऐसे बालक जो ठीक प्रकार से देखने में असमर्थ होते हैं, जिससे वे सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण ग्रहण नहीं कर पाते हैं। दृष्टि बाधित बालकों का क्या अर्थ होता है कि ऐसे बालक जो मतलब ठीक प्रकार से देख नहीं पाते हैं, मतलब उनको या तो धुंधला दिखाई देगा या कम दिखाई देगा या फिर एकदम ही नहीं दिखाई देता है, वो शिक्षण ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। दृष्टि बाधिता का मापन स्नेलन चार्ट के माध्यम से किया जाता है। इसको याद रखिएगा अच्छे से, बहुत बार पूछा जाता है ऑप्शनल क्वेश्चन में। स्नेलन चार्ट के माध्यम से किया जाता है, और ये एक वैज्ञानिक हर्बर्ट स्नेलन ने दिया था। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। इसका आज भी यूज़ किया जाता है। कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा, जब कभी आई टेस्ट करवाने जाओ तो वो एक ABCD टाइप का कुछ लिखा रहता है, वो पढ़वाते हैं, वही होता है स्नेलन चार्ट। अब इसके पहचान कैसे किया जाता है? सुधारक लेंसों के साथ बेहतर आँख में 6/60 या 20/200 स्नेलन से अधिक की तीक्ष्णता होती है, या फिर दृष्टि क्षेत्र की सीमा का 20 डिग्री के कोण के कक्षांतकारी होना या अधिक खराब होना।
या फिर इसका एक और टाइप होता है कि इनकी दृष्टि क्षमता 20/70 होती है, अर्थात कि सामान्य बालक यदि किसी वस्तु को 70 फीट की दूरी से देख सकते हैं, तो जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं वो 20 फीट पर रखी वस्तु को ही केवल देख पाते हैं। मतलब जैसे कि सामान्य बच्चे जो होंगे वो 70 फीट तक रखे सामान को भी देख लेंगे। कोई भी चीज़ अगर कोई मनुष्य या फिर कोई चीज़ है वो 70 फीट की दूरी पर है तो भी सामान्य दृष्टि वाले बच्चे देख लेंगे। लेकिन जो मतलब जिनमें कोई डिफेक्ट होता है, दृष्टि बाधित होते किसी भी प्रकार से, वो 20 फीट पर ही रखी वस्तु को केवल देख पाते हैं। उससे अगर ज़्यादा डिस्टेंस पर रख दिया गया तो नहीं देख पाते। वही मैंने बताया, डॉक्टर हर्बर्ट स्नेलन फ्रांस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये स्केल बनाया था, स्नेलन चार्ट। अब दृष्टिबाधित बालकों की परिभाषाएं देखते हैं। ये परिभाषाएं उतना कभी पूछता नहीं, लेकिन कभी कभी एक नंबर में ऐसे परिभाषाएं देकर पूछ लेता है ये किसकी परिभाषा है, ये किसने दिया था। तो सबसे पहले देखते हैं, अमेरिका के मेडिकल संघ ने सन 1934 में इसकी कानूनी परिभाषा दी थी। जो परिभाषा है कि कानूनी दृष्टि से पूर्ण दृष्टिबाधित उन्हें मानते हैं जिनकी दृष्टि क्षमता 20/200 तथा इससे कम हो, उनकी आंखें सुधार के बाद प्रायः उत्तम हो, या जिनकी दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20 डिग्री का कोण बनाती हो, उनकी आंखें सुधार के बाद उत्तम हो। वही बात हो गई जो स्नेलर चार्ट के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि मतलब वो केवल 20 डिग्री के उनकी जो आंखें होती हैं वो केवल 20 डिग्री के कोण तक ही देख पाती हैं, या फिर 20/200 की दूरी तक ही देख पाती हैं। और जब उनमें कोई सुधार किया जाता है, सुधारक लेंस लगा दिया जाता है, तो वो ठीक हो जाते हैं। अगला जो है वो भारत सरकार समाज कल्याण मंत्रालय 1987 के द्वारा है परिभाषा। इन्होंने क्या कहा कि आंशिक रूप से अक्षम बच्चे वह हैं जो चश्मे की सहायता से मुद्रित पाठ्यवस्तु तथा दृश्य शैक्षिक सामग्री का उपयोग कर लेते हैं। मतलब जिनमें सुधारक लेंस लगाया जाए, सुधारक लेंस वही चश्मा ही होता है, उन चश्मे में जो ग्लासेस लगे होते हैं वही, उन्हीं को सुधारक लेंसेज बोलते हैं। ये अगर चश्मा लगाते हैं तो फिर वो जो पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें होती हैं, कापी किताब वगैरह, वो सब मतलब लिख पढ़ लेते हैं आसानी से। और शिक्षा की दृष्टि से क्या है कि दृष्टि बाधित बालक उन बालकों को कहते हैं जिनकी दृष्टि खो चुकी हो और ब्रेल लिपि तथा अन्य श्रवण शिक्षण सामग्री का लाभ उठा सकते हैं। जो शिक्षा की दृष्टि से इनका कहना क्या है कि दृष्टि बाधित बालक ऐसे बालक होते हैं मतलब जिन्होंने अपनी संपूर्ण दृष्टि खो दी है, मतलब वो संपूर्ण रूप से दृष्टिहीन है, और वो ब्रेल लिपि द्वारा, जो ब्रेल लिपि होती है अंधों के लिए बनाई गई है ब्रेल लिपि, उसके माध्यम से वो पढ़ लिख सकते हैं। आगे है दृष्टि बाधित बालकों का वर्गीकरण। इनको कितने समूहों में बांटा जाता है? ऐसे बच्चों को देखते हैं हम लोग कितने प्रकार में बांटते हैं। एक तो आंशिक रूप से हो गया और एक जो संपूर्ण रूप से यानी गंभीर रूप से दृष्टि बाधित होते हैं। तो पहले देखते हैं आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक। उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं। उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं का क्या तात्पर्य है कि मतलब जैसे जब इनमें सुधारक लेंस लगाए जाएंगे, वही लेंस होता है, लेंस उत्तल दर्पण ही होता है, इसी के माध्यम से जब उनको चश्मा लगा दिया जाता है तो वो पढ़ लिख सकते हैं सामान्य चीज़ें। और आगे है ये 20 फीट की दूरी तक ही देख सकते हैं। हम लोगों ने इनकी अर्थ में देखा था कि जैसे जो सामान्य बच्चे होते हैं वो 70 फीट की दूरी तक देख पाते हैं और जो दृष्टि बाधित होते हैं वो 20 फीट तक की ही केवल दूरी देख सकते हैं। इस समूह के बच्चों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि एक्यूटी 20/70 तथा 20/200 के मध्य होती है, यानी कि जो सामान्य बच्चे होंगे उनकी 70 या 200 होगी और जो डिसेबल होंगे उनकी 20 होगी। ऐसे बालक जो नेत्र संबंधी ऐसे रोगों से पीड़ित हों जो दृष्टि को प्रभावित करते हैं, मतलब जैसे कि रतौंधी हो गया या फिर मोतियाबिंद हो गया, ऐसे टाइप के जो भी मतलब नेत्र संबंधी रोग होते हैं उनसे पीड़ित होते हैं। मतलब जो नेत्र संबंधी रोग होंगे जाहिर सी बात है वो नेत्र को ही प्रभावित करेंगे। ऐसे बालक जो गंभीर तथा बढ़ने वाली दृष्टि संबंधित कठिनाइयों से पीड़ित होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जैसे कुछ बच्चों का आँख थोड़ी कमजोर होती है तो चश्मा लगाएंगे फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो समय के साथ साथ बढ़ती जाती हैं, मतलब उनमें और कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं। और अगला टाइप है चौथा, ऐसे बालक जो उपरोक्त बालकों में सम्मिलित नहीं है और जिनके पास औसत मस्तिष्क है तथा जो डॉक्टरों तथा शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार कम देखने वाले बच्चों को दिए गए साधनों तथा सामान द्वारा अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। चौथा टाइप क्या है कि जो इन तीनों टाइप में नहीं आते हैं,
मतलब वो थोड़ा और बच्चों से सामान्य होते हैं और उनकी जो स्थिति होती है, मतलब उनके देखने की जो क्षमता होती है वो सामान्य होती है और बच्चों से, मतलब इन बच्चों से कम गंभीर होते हैं। और इनका जो मस्तिष्क होता है वो भी सामान्य होता है और सामान्य बच्चों की तरह ही जो शिक्षण वस्तुएं होती हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो टाइप है वो गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक। यह जो है वो ब्रेल लिपि से पढ़ सकते हैं। गंभीर रूप से मतलब जो संपूर्ण रूप से अंधे होते हैं, कह सकते हैं जनरली, व ये ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ सकते हैं और श्रव्य यंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो श्रव्य यंत्र होते हैं, TLM होता है, उनके माध्यम से पढ़ सकते हैं। इनकी दृष्टि क्षमता 2/20 होती है। यानी कि जैसे जो गंभीर मतलब आंशिक रूप से होते हैं उनकी 20 होती है और इनकी क्या होती है कि 2 होती है, यानी बिल्कुल भी इनको दिखाई नहीं देता। 2 फीट की दूरी पर भी रखा रहेगा तब भी शायद उतना क्लियरली ना देख पाए। आगे है, अंधे बालकों को पूर्णतः अपने श्रवण इंद्रियों पर निर्भर रहना होता है। यानी कि जैसे उनके देखने की क्षमता खत्म हो गई तो फिर वो कोई भी काम, कोई भी चीज़ अगर समझ रहे हैं तो वो अपनी सुनने की क्षमता से ही मतलब फील कर रहे हैं। आगे है दृष्टिबाधित बालकों की विशेषताएं। अब इनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं। सबसे पहला है भाषा का विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि सुनना तथा बोलना पाया जाता है, इसीलिए इनमें भाषा का दोष नहीं होता। मतलब वो सुन भी लेते हैं और उसी सुनने के आधार पे अपनी लैंग्वेज को भी डेवलप कर लेते हैं, मतलब बोल भी पाते हैं। तो बोलना और सुनना भाषा के मुख्य कौशल हैं। यही जो मतलब बोल लेना, सुन के बोलना, ये भाषा का मुख्य कौशल है। तो ये काम तो ये कर ही लेते, तो इनके भाषा का विकास अच्छे से हो जाता है। और इनकी जो मानसिक योग्यता होती है यानी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो होती है वो सामान्य बालकों की ही समान होती है। अब आंखें कमज़ोर हैं तो इसका मतलब हम ये थोड़ी कह सकते कि दिमाग भी कमज़ोर है। प्रत्ययों का विकास भी स्पर्श अनुभव से होता है, मतलब ये छू कर अनुभव करके अपने मतलब जो भी आसपास की चीज़ें होती हैं उनको जान समझ लेते हैं। उसी के आधार पे अपने मेमोरी में फीड कर लेते हैं और आगे अगर कभी वो वस्तु टच में आ गई तो वो पहचान लेते हैं। स्पर्श अनुभव के प्रकार और इनके जो टचिंग एबिलिटी होती है वो 2 प्रकार की होती है, विश्लेषण स्पर्श अनुभव और संश्लेषण स्पर्श अनुभव। विश्लेषण का मतलब ये होता है अलग अलग, जैसे कोई भी चीज़ हो गई उसको अगर जानना समझना है तो वो ये मतलब उनको छोटे छोटे पार्ट्स में या तो तोड़ के जाने समझें देखें, या फिर वो संश्लेषण अनुभव द्वारा, या फिर अलग अलग चीज़ों को मतलब अलग अलग जगह पे देखे रहें, फिर उन सबको एक साथ एकत्रित करके एक साथ देखें संश्लेषित करके। और तीसरी इनकी प्रॉपर्टी है सामाजिक व कार्य समायोजन। मतलब ये अपने आसपास के समाज से समायोजन करने में भी, जब इनकी भाई मानसिक एबिलिटी अच्छी है तो अपने आसपास के मतलब एनवायरनमेंट से समायोजन करने की कोशिश करते ही हैं। अब है इनकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो पहला कि इनमें सिर दर्द की शिकायत होना आम बात होती है और बार बार पलकें झपकाते रहते हैं। हमने देखा है कोई कोई बच्चे होते हैं जो बार बार पलकें झपकाते हैं। अगर क्लास व्लास में जाओ तो देखो ऐसे कभी कभी कोई कोई बच्चे दिख जाते हैं। पुस्तक तथा अन्य वस्तुओं को आँख के पास लेकर आना, मतलब ऐसे कॉपी किताब उठा लेंगे और एकदम मुंह के पास लेके आके पढ़ेंगे। आँखों को मलते रहना, आँखों की पलक छोटी व आँख लाल रहना और प्रकाश के प्रति संवेदनशील होना। संवेदनशील मतलब कहीं से भी थोड़ी सी भी लाइट आ जाए तो एकदम चौंक जाएं। और दूर की वस्तुएं देखने पर शरीर में तनाव होना, आंखों का टेढ़ापन या तिरछापन अथवा आंखें भारी होना। टेढ़ापन या वही जो कह सकते हैं बहंगी आंखें जिनकी होती हैं, देखते इधर है दिखाए उधर देता है, वैसे टाइप के बच्चे, यही इनकी पहचान होती है दृष्टिबाधित बालकों की। अब इनकी जो क्रियात्मक सीमाएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहला है बुद्धि स्तर कम होना। अब ये हम कह सकते बुद्धि स्तर कम होगा, ये नहीं कह सकते कि इनकी बुद्धि ही कम होगी। बुद्धि स्तर कम होगा मतलब जब चीज़ों को देख नहीं पा रहे तो उतने आसानी से समझ नहीं पाते, तो माइंड में फीड नहीं कर पाते हैं। आगे शैक्षिक मंदता, मतलब अब सही से अब शैक्षिक चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, मतलब एडॉप्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर उनमें शैक्षिक मंदता होती है। और मंदवाड़ी विकास, सुनने पे ही सारी एबिलिटी डिपेंड होती है, तो उतना ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं और मतलब समाज में उतना एक्टिव नहीं रह पाते। व्यक्तित्व विक्षिप्त होना यानी व्यक्तित्व विकार, विक्षिप्त का मतलब विकार होता है।
व्यक्तित्व विकार होना, मतलब अपना उतना पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाते हैं। सामाजिक समायोजन की समस्याएं, समाज से उतना समायोजन नहीं कर पाते उतने अच्छे से, क्योंकि समाज में इनको थोड़ा जब हीन भावना का शिकार होना पड़ता है तो वो मतलब मोरल उनका डाउन हो जाता है। अब इनकी अन्वेषण रणनीतियाँ क्या हैं? सहकारिता यानी इनको सपोर्ट मिलना चाहिए, आसपास फैमिली या फिर टीचर्स वगैरह सबका सपोर्ट मिले तो ये आसानी से चीज़ों को, मतलब इनका मोरल उतना गिरेगा नहीं और मोटिवेट होते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो सब अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे पाएंगे। और कक्षा व्यवस्था की विधि, यानी इनको शिक्षण व्यवस्था, इनके लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था करनी चाहिए। जो गंभीर रूप से होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए, और इनका पाठ्यक्रम इनके अनुसार करना चाहिए ताकि ये चीज़ों को आसानी से सीख समझ सकें। तो ये तो दृष्टिबाधित बालकों का वर्गीकरण, उनके टाइप्स, विशेषताएं, उनकी पहचान कैसे करते हैं, ये सब हो गया। आगे अब अगली क्लासेस में हम बाकी 3 टाइप्स जो बचे हैं उनको देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।